ओके, आज हम जो प्रीवियसली में जो टॉपिक मैं रिवीजन करवा रहा था, वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, सेम चैप्टर। आज हम रिवीजन करेंगे बॉयज सर लॉ। आवाज थोड़ी सी फटी फटी आ रही है। नाउ हाउ अबाउट दैट? It's kind, with some disturbance. वेल, थोड़ा बेटा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है आपकी क्लास स्कूल में, मे बी इस वजह से थोड़ा ये हो रहा हूँ। एनी स्टे विद मी, वी विल बी डिस्कसिंग बॉयज लॉ। ठीक है, इसका हम क्विक रिवीजन में आपको दे देता हूँ। बॉयज लॉ मैंने आपको बताया था, पहले पढ़ चुके हैं। आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक रिवीजन, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। बॉयज लॉ जो है, इट गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर at constant temperature. So what does Boyle's law state? Boyle's law state that volume of a substance is directly proportional to pressure. यानी कि आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज inversely proportional to the pressure. ठीक है, it's not directly proportional, it is inversely proportional to pressure. यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका जो है वो किसी भी सब्सटेंस का कम हो जाएगा। दैट वाज योर बॉयज लॉ। फिर इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि V जो आपका होता है दैट इज़ योर वॉल्यूम, दैट इज़ इक्वल टू सॉरी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो था दैट वाज योर बॉयज लॉ, जिसमें P जो आपका है वो प्रेशर है, V जो आपका है वो वॉल्यूम है। देन वी हैव आल्सो डिस्कस दिस फार्मूला एज वेल कि अगर आपका एक कंटेनर है, उसका इनिशियल प्रेशर P1 है, उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, आपने उसका प्रेशर बढ़ा दिया, नाउ द प्रेशर बिकम्स P2। प्रेशर बढ़ेगा तो उसका जो वॉल्यूम है दैट विल डिक्रीज, तो प्रेशर उसका V2 हो जाएगा। लेकिन आपका ये जो रेशो है P1 का और V1 का, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू P2 एंड V2। ये जो आपकी स्टेटमेंट है, दिस इज ऑल्सो योर बॉयज लॉ। ये भी जो आपका वो बॉयज लॉ ही कहलाता है। अच्छा, यू कैन राइट द सेम थिंग एज लाइक दिस एज वेल, दैट P3 इज इक्वल टू V3, सॉरी P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके से जो है उसको लिख सकते हैं फॉर्मूले को, कि आपका सेम कंटेनर हो, उसकी फिजिकल डायमेंशन कंटेनर की सेम हो, सेम अमाउंट ऑफ गैस हो उसके अंदर, सेम टेम्परेचर हो, तो सेम टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम, कोई भी रैंडम प्रेशर आप ले लें, रैंडम आप वॉल्यूम ले लें, उनका जो प्रोडक्ट है दैट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये P1 V1 जो है वो आपके डिफरेंट रैंडम प्रेशर शो कर रहे हैं, P1 V1 T1 V1 सारे आपको जो है वो रैंडम जो है वो प्रेशर शो कर रहे हैं और वॉल्यूम शो कर रहे हैं। तो डिफरेंट प्रेशर डिफरेंट वॉल्यूम पे यू हैव दिस, ये आपका बॉयज लॉ था। देन वी हैव चार्ल्स लॉ एज वेल। चार्ल्स लॉ जो आपका था दैट गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। दिस इज व्हाट चार्ल्स लॉ गिव्स। इस चार्ल्स लॉ में आपको जो चार्ल्स लॉ में जो प्रेशर आपका होता है दैट प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर को जो हम वो कांस्टेंट रखते हैं। और ये जो आपका रूल है चार्ल्स लॉ, दिस चार्ल्स लॉ स्टेट दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ओके, कम अगेन। सो टेम्परेचर जो आपके है is directly proportional to volume. This is your basically the statement of Charles law that temperature of a substance is directly proportional to its volume. यानी अगर आप किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ये आप ऑब्जर्व कर चुके हैं कि अगर आपका एक कंटेनर है, इसके बाद क्लोज कंटेनर, उस क्लोज कंटेनर में यू हैव अ फिक्स मास ऑफ गैस, आपका फिक्स मास ऑफ गैस है। अगर आप उस कंटेनर को हीट करेंगे, यानी आप उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे,
तो व्हाट हैपन, उसके अंदर जो भी आपने गैस कंटेन की हुई है, जो भी गैस आपने रखी हुई है, दैट गैस इज गोइंग टू एक्सपेंड, वो गैस जो आपकी है वो फिर एक्सपेंड करेगी। सो व्हेन दैट गैस इज गोइंग टू एक्सपेंड, तो उससे फिर क्या होगा, उसका जाहिर सी बात है गैस आपकी जब एक्सपेंड करेगी तो क्वांटिटी जो वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज। सो चार्ल्स लॉ आपको यही बता रहा है कि वी जो आपका वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से क्या था कि V अपॉन टी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर ये आपका हमेशा कांस्टेंट होता है। इस फार्मूले को फिर आप जब फर्दर जब मतलब लिखना चाहते हैं तो फिर आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3 एंड सो ऑन। यानी कि जितने भी आप टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो हर डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट टेम्परेचर पे इट विल बी हैविंग डिफरेंट वॉल्यूम, लेकिन आप जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जब रेशियो निकालेंगे दैट रेशियो इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, वो रेशियो आपका जब वो हमेशा सेम होगा। दिस इज व्हाट चार्ल्स लॉ इज। तो ये आपका चार्ल्स लॉ था जो कि आपको शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है, बॉयज़ लॉ में आपको जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, वो टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होता। सो दैट वाज, ये मैंने फार्मूला आपको मैंने बता दिया। तो दीज आर द फार्मूलाज जो कि नॉर्मली आपके इंपॉर्टेंट हैं इन योर पेपर्स। तो पेपर में ये फार्मूले जो है वो आपने मेंशन करने होते हैं, क्योंकि इन्हीं फार्मूलाज के जरिए यू आर आस्क्ड टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आप इनके जरिए जो है वो फिर इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो ये जो आपका था, ये जो प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि मैंने आपका एक चैप्टर था दैट वाज योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये चैप्टर आपका बेसिकली आपने स्टडी क्लास 10th में करना था, लेकिन मैंने आपको पहले क्लास 9 में स्टडी करवा दिया था जी। सर ये आप अपलोड करेंगे हाँ यार अपलोड करूँगा। बेसिकली कल जो आपका लेक्चर था वो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें जो है वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी मेरी, जिसकी वजह से वो उसको मैंने अपलोड नहीं किया। इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज का लेक्चर भी, तो इंशाल्लाह इसको मैं अपलोड कर दूँगा। सर जी आप उसके नोट्स अपलोड सर आपने अपने चैनल का नाम ही नहीं बताया ना लिंक दिया। यार वो लोड करूँगा तो मैं उसके लिंक दे दूँगा, तो लिंक में साथ ही आ जाएगा हमारे साथ ही, ठीक है। लिंक मैं गूगल उसमें डाल दूँगा, आप उसके साथ ही देख लीजिएगा। सर आपकी कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं? यार हो गए कोई 80-90 हो गए हैं। सर पैसे मिलते हैं? तुम लोगों को निकाल के। ओके ना, लेट्स आपने हमें नाम ही नहीं दिया, वरना हम अभी दे देता, अभी सब कर लेना अभी। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, इंशाल्लाह मे भी कल तक या मे भी परसों तक ये चैप्टर जो आपका ये चैप्टर भी आपका जो है ख़त्म हो जाएगा, और देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो नॉर्मली आपका जो क्लास 10th का सिलेबस है वो काफ़ी छोटा सा, छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके, तो आपके जल्दी स्टार्ट होंगे, जल्दी मतलब कि ख़त्म होंगे। लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर। चैप्टर का आपका जो नाम है दैट चैप्टर इज़ योर हीट कैपेसिटी, ठीक है। चैप्टर का जो आपका नाम है वो आपका इसमें है हीट कैपेसिटी। ओके लेट्स अगेन, हीट कैपेसिटी आपका चैप्टर है। एज यू कैन सी द चैप्टर हीट कैपेसिटी, तो इसको आप जो है वो दो यू कैन से के वर्ड, अगर आप दोनों वर्ड को सेपरेटली देखो, हीट इज़ अ सेपरेट वर्ड, कैपेसिटी इज़ अ सेपरेट वर्ड। हीट जो आपका है उसका तो मतलब आपको पता है कि इट मीन्स जो थर्मल एनर्जी, जो भी आपकी हीट एनर्जी होती है जो भी आपकी थर्मल एनर्जी होती है दैट इज़ योर हीट। कैपेसिटी आपकी मैंने बताया कि कैपेसिटी इज बेसिकली द एबिलिटी टू स्टोर समथिंग। तो आपकी जो हीट होती है किसी भी बॉडी वेदर दैट बॉडी इज इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, और लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म, उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है, वो कितनी हीट एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर हीट एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल मैं देता हूँ बच्चों को, लेट्स सपोज अगर आपके पास एक वाटर है, इफ़ यू हैव वाटर, अगर आपके पास एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, इफ़ यू हैव 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, और एक आपके पास जो है वो एक ग्लास ऑफ वाटर है, तो ड्रॉप ऑफ वाटर जो होगा उसके अंदर अगर आप हीट एनर्जी स्टोर करोगे तो वो कम स्टोर होगी, क्योंकि उसका मास कम है, तो उसके अंदर हीट एनर्जी आपकी कम स्टोर होगी, बिकॉज हीट कैपेसिटी जो है, हीट जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो मास पे डिपेंड कर रही होती है। लेकिन अगर आपका जो ग्लास है, उस ग्लास पे जो पानी है उसके अंदर ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगी। सिमिलरली आप इसको यूवी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपके पास 2 कंटेनर है, एक आपके पास एक कप है, उस कप में यू हैव वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा यू हैव अ बकेट, उस बकेट के अंदर भी आपका वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि जो दोनों सबस्टेंसेज हैं, दोनों जो आपके कंटेनर्स हैं
both the containers have same liquid at same temperature, but the amount is different. एक कंटेनर में जो अमाउंट है वो कम है, एक कंटेनर में जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जिस कंटेनर में अमाउंट ज़्यादा है उसकी जो हीट कैपेसिटी, उसने जो है वो हीट ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा स्टोर की होगी। यानी आप अगर मैं एक ग्लास उबलता हुआ पानी अगर आपके ऊपर डाल दूंगा तो क्या होगा, डेफिनेटली आप थोड़ा सा जलोगे, मे बी आपका हाथ जल जाए, मे बी आपका पाँव जल जाए, ऐसे ही होगा। लेकिन अगर मैं पूरी उबलती बाल्टी, जैसे मैं पूरी बाल्टी आपका पानी उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अगर पूरी बाल्टी डालूंगा तो आप सर से लेके पाँव तक पूरे जल जाओगे, क्योंकि उसके अंदर जो हीट कैपेसिटी आपकी वो ज़्यादा है। तो हीट कैपेसिटी जो आपकी है दैट इज़ रिलेटेड, उसको जो हम वो रिलेट करते हैं विद द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अच्छा, इसमें सब्सटेंस टू सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है। अगर आप वाटर की बात करें, वाटर की हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। अगर आप सैंड की बात करें, सैंड की हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। आयरन की हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। यानी कि आपकी जो जितनी भी आपकी सब्सटेंसेज हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं, ईच एंड एवरी सब्सटेंस विल हैव इट्स ओन हीट कैपेसिटी, और उसकी जो अपनी हीट कैपेसिटी है वो फिर जो है वो डिपेंड, मतलब कि वेरी करेगी। अच्छा, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? हीट कैपेसिटी is the amount of heat required to raise the temperature of a body by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। ठीक है, ये आपके दो यूनिट मैंने आपको बताए थे। टेम्परेचर का जो आपका ऐसा यूनिट आपका वो केल्विन हो गया। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन ये मैंने आपके सामने लिखी है। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 सेल्सियस और 1 केल्विन। अच्छा, इसमें जो है वो आपका मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर यू हैव अ स्मॉल मास और यू हैव अ ग्रेटर मास। मास कुछ भी हो, जो भी वो एनर्जी स्टोर करेगा अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, वो जो है उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। दैट विल बी कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी। वो जो है उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका मास जो है वो मास डिपेंड करे, बताएगा कि हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर आपके पास 100 ग्राम वाटर है तो 100 ग्राम ऑफ वाटर की हीट कैपेसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू 1000 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि मास ज़्यादा है तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन हीट कैपेसिटी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपकी ये है कि इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका हीट कैपेसिटी होता है। इसका जो सिंबल है हीट कैपेसिटी का, दैट सिंबल इज कैपिटल सी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी का आपको जो सिंबल है वो कैपिटल सी है। इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है हीट कैपेसिटी का वो आपके इक्वल है Q अपॉन T। ठीक है, अच्छा, इसमें बेसिकली यहाँ पे एक सिंबल भी होता है, ट्रायंगल का एक सिंबल आ रहा होता है, उल्टे ट्रायंगल का। तो मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा, लेकिन एनी और नोट में आपका वो गिवन होगा। तो हीट का जो फार्मूला है C दैट इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसमें C जो आपका है वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज योर हीट कैपेसिटी। Q जो आपकी है दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अच्छा, इसका जो यूनिट आपका होता है वो हीट एनर्जी का आपका यूनिट होता है जूल्स। तो यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल्स। जो आपका T है दैट T इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन टेम्परेचर। Now this change in temperature can be in Kelvin or this change in temperature can be in Celsius as well. तो ये जो आपका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है that C is equal to Q upon delta T, ये C upon Q upon delta T, that is the formula of heat capacity। यहाँ पर heat capacity का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में यू कैन सी के इसमें मास का कहीं जिक्र नहीं है, और सिंपल आपको बता रहे हैं कि कितनी जो है वो हीट एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसमें देखिए आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, यानी आपके पास दो ग्लास हैं, उन दोनों ग्लासेस में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। एक जो सब्सटेंस है, एक जो ग्लास है उसको आपने हीट किया 50 डिग्री सेल्सियस तक,
एक को आपने हीट दिया 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज डिफरेंट आ गया, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर का चेंज कम है, यानी कि आपने 25 से 50 किया और एक का आपने 25 से 100 किया। जिसका टेम्परेचर आपने 25 से 50 किया उसके टेम्परेचर में जो चेंज आया वो चेंज आया सिर्फ 25 का, और जिसका टेम्परेचर आपने चेंज किया फ्रॉम 25 टू 100 उसके टेम्परेचर में 75 का चेंज आया। तो टेम्परेचर में चेंज जब ज़्यादा आएगा तो उसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे आपका मास सेम है, मास सेम है, सबसेंस सेम है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर आपका डिफरेंट आया। तो जिसका चेंज इन टेम्परेचर आपका ज़्यादा आया उसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। इस तरीके से यू कैन से डिनोमिनेटर में आपका जो टेम्परेचर आ रहा है तो वो ये शो करेंगे अगर चेंज इन टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्यू जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, उसका जो हीट कैपेसिटी है सी वो भी फिर आपका ज़्यादा होगा। अच्छा, हीट कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, हीट कैपेसिटी आपकी डिपेंड करती है नंबर 1 डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल क्या आपके पास। मटेरियल मींस आयरन विल हैव इट्स ओन हीट कैपेसिटी, वाटर विल हैव इट्स ओन हीट कैपेसिटी, सॉइल विल हैव इट्स ओन हीट कैपेसिटी, वुड विल हैव इट्स ओन हीट कैपेसिटी, यानी कि आपके जितने भी सब्सटेंसेस हैं ऑल दी सब्सटेंसेस will have their own specific heat capacity। अगर आपके पास आयरन और वाटर सेम अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास 1 किलोग्राम वाटर हो 1 किलोग्राम आयरन हो, तो इन दोनों का जो हीट कैपेसिटी है, इन दोनों की जो हीट कैपेसिटी आपकी है वो फिर आपकी डिफरेंट होगी सिंस दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल। तो हीट कैपेसिटी जो आपकी है वो नंबर 1 मटीरियल पर डिपेंड करती है, डिफरेंट मटीरियल विल बी हैविंग डिफरेंट हीट कैपेसिटी। दूसरा जो हीट एनर्जी डिपेंड कर रही होती है दैट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सब्सटेंस। इफ यू हैव सेम सब्सटेंस, ठीक है, इफ यू हैव सेम सब्सटेंस तो उन सेम सब्सटेंस में से जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी। तो मास तो सबसे ज़्यादा आपके दूसरा डिपेंड कर रहा है। तीसरा ये डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सेम सब्सटेंस है, सेम मास है, यानी कि सेम मटेरियल है, सेम मास है, तो जिसका टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। मोर टेम्परेचर चेंज मोर हीट कैपेसिटी एंड वाइस वर्सा। तो इस तरीके से जो है हम यू कैन इजीली से कि हम जो वो हीट कैपेसिटी जो इसी डिफाइन कर सकते हैं। जो हीट कैपेसिटी आपकी वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल, किस मटेरियल का आपकी सब्सटेंस बना हुआ है, इट डिपेंड अपॉन द सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 3 आपके फैक्टर हैं जिनके ऊपर क्या आपकी हीट कैपेसिटी है वो डिपेंड कर रही है। ओके, इफ यू हैव गेट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हीट कैपेसिटी यू कैन आस्क मी राइट नाउ। जी, क्या है एनी क्वेश्चंस? सो गयो? नहीं। अच्छा चलो, सो दिस इज योर बेसिकली हीट कैपेसिटी। ये आपको मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूँ, नया चैप्टर आपका स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करें, दैट इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज रिलेटेड टू योर हीट कैपेसिटी। आपका जो हीट कैपेसिटी है उससे रिलेटेड है बिल्कुल भी। अब इसमें मैंने बेसिकली मैंने किया क्या, आई हैव डन नथिंग, सिंपली हीट कैपेसिटी के सामने मैंने एक वर्ड यूज़ कर लिया स्पेसिफिक। और ये जो आपका वर्ड स्पेसिफिक, आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्पेसिफिक। जब आप किसी वर्ड स्पेसिफिक की बात करते हैं इसका मतलब है आप किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की आप बात कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी वो स्पेसिफिक हो जाती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, डिफिनेशन में आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of substance
बाय 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने स्पेसिफिक क्या कर दिया, मैंने स्पेसिफिक कर दिया उस सब्सटेंस का मास, किसी भी सब्सटेंस का मास। यानी कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास 1 किलोग्राम कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर मेरे पास 1 किलोग्राम वाटर है तो उस 1 किलोग्राम वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सेम होगी। अगर मेरे पास 1 किलोग्राम ऑफ आयरन है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, उसकी स्पेसिफिक वाटर से डिफरेंट होगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सबसे सबसे डिपेंड करती है और ये कांस्टेंट होती है। इसमें मास आपका कांस्टेंट होता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन इजीली से दैट कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास 1 किलोग्राम आयरन है और मेरे पास 10 किलोग्राम आयरन है, 2 आयरन है, 1 किलोग्राम का मास 1 किलोग्राम है और एक आयरन का मास 10 किलोग्राम है। तो इन दोनों आयरन्स की जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी वो डिफरेंट होगी। जिसका मास ज़्यादा है उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम है उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, लेकिन इन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, इन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होगी बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल हैव सेम हीट कैपेसिटी, सॉरी सेम मटेरियल हैव सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो है वो किसी भी सब्सटेंस की वो कांस्टेंट होती है। और ये बेसिकली अगर आप बेशक आपके पास 10 किलोग्राम सब्सटेंस है, बेशक आपके पास 1000 किलोग्राम सब्सटेंस है, उस 1000 किलोग्राम सब्सटेंस में से अगर आप 1 किलोग्राम सब्सटेंस निकाल लेते हैं तो उस 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी भी आप हीट एनर्जी चाहिए होती है आपको, दैट इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो आपकी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी के साथ। ठीक है, इसका जो सिंबल है दैट सिंबल इज स्मॉल सी। दिस स्मॉल सी रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसका जो आपका जो फार्मूला है दैट फार्मूला इज C इज इक्वल टू M अपॉन फार्मूला इज C अपॉन M। अच्छा, इसमें जो स्मॉल सी है दैट इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपिटल सी जो आपके है दैट इज योर हीट कैपेसिटी, और जो स्मॉल m है दैट इज योर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो सिंपली आपने इसमें करना ही होता है, यू कैन डिफाइन स्पेसिफिक कैपेसिटी लाइक दिस एज वेल। इट इज द हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास दैट इज ऑल्सो कॉल्ड योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो किसी भी सब्सटेंस की आपकी कांस्टेंट होती है, इट डिपेंड अपॉन मटेरियल टू मटेरियल। अच्छा, इसमें अगर आप फार्मूले में अगर जो कैपिटल सी है इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो आपको ये फार्मूला कुछ यूँ बन जाता है। कैपिटल सी जो था दैट वाज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट वाज द फार्मूला ऑफ कैपिटल सी। तो इसको जब आप इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो जो आपका स्मॉल सी है दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एम और टी। तो ये फार्मूला आपका यू बन जाता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम टी, वेयर C इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q इज योर हीट एनर्जी, M इज योर मास एंड T इज योर टेम्परेचर। इसी फार्मूले को जो है हम यू भी लिख सकते हैं दैट Q इज इक्वल टू एम सी एन टी। अब इसमें जो यानी कि मैंने सिंपली जो आपका एम टी यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं, इस एम टी को मैं इक्वल टू के सब ले गया और ये जाके मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्यू जो आपके दैट विल बी इक्वल टू एम डेल्टा टी। ये जो फार्मूला है दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फार्मूला हम यूजुअली यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस। कोई भी अगर आपके पास सब्सटेंस है उसने कितनी हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की है वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। क्यू जो आपका वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब शो कर रहा है, ठीक है। एम आपका मास है जो कि आपको नॉर्मली पता होता है। सी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आप टोल्ड यू ये आपकी सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही है और सब्सटेंस टू सब्सटेंस आपकी कांस्टेंट होती है। आयरन का एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है
जो कि कांस्टेंट है और वो हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। टी जो आपका वो टेम्परेचर है, जो कि आप टेम्परेचर आपका जो चेंज हो रहा है ये भी आप मेजर कर सकते हैं। तो आपका जो क्यू है दिस विल बी इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो आप इस फॉर्मूले से जो भी हम आपकी मतलब कि आप इस फॉर्मूले आपके पास 4 पैरामीटर हैं। आउट ऑफ दिस 4 पैरामीटर्स 3 पैरामीटर विल बी नॉन टू यू एंड 1 पैरामीटर विल बी अननोन टू यू। तो वो जो आपका अननोन पैरामीटर है वो आप इस फॉर्मूले के जरिए वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ योर हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है वो मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये जो आपका कैपिटल सी था दैट वाज योर हीट कैपेसिटी। यूनिट था आपके पास, दैट यूनिट वाज क्यू। मैंने आपको बताया क्यू आप मेजर करते हैं जूल्स के अंदर, तो इसके यूनिट्स वाज जूल पर केल्विन और जूल पर सेल्सियस। दैट वाज द टेम्परेचर, दैट वाज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। और आपका ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है स्मॉल सी, इसका जो आपका यूनिट होता है, इसका यूनिट आपका होता है जूल्स पर केजी केल्विन। ठीक है, जूल्स पर केजी केल्विन और जूल्स पर केजी सेल्सियस, दैट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये आपका जो है वो यूनिट इसका होते हैं। यूनिट्स भी आपने इनके जो याद रखनी है। आपने याद रखने के जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसमें सब्सटेंस का जो मास है वो 1 किलोग्राम होता है, और आपकी जो हीट कैपेसिटी होती है उसमें जो सब्सटेंस का मास होता है वो दैट कैन बी एनी मास। सो दिस इज योर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। So that is it for today's lecture. If you have any question, you can ask me right now. जी हीट कैपेसिटी का सर पूरा मतलब जो डेफिनेशन आपने लिखी है वो सर दिखा सकते हैं एक दफा? ओके, ये हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। सर एक लैटेंट हीट कैपेसिटी भी तो होती है। बेटा कम अगेन, आई कांट हियर यू, आप काफी दूर से बात कर रहे हो। एक लैटेंट हीट कैपेसिटी भी तो होती है। बेटा वो लैटेंट हीट कैपेसिटी नहीं होती है, वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है और लैटेंट हीट ऑफ होती है, लेकिन बेसिकली वी विल नॉट बी स्टडीइंग इट राइट नाउ, वी विल बी स्टडीइंग दैट इन फ्यूचर। सर जी एक सेकंड सर, आपने वो जो एग्जांपल दी थी 8 किलोग्राम वाला आयरन और 10 किलोग्राम वाला आयरन, और आपने कहा था कि उनकी कैपेसिटी सेम है, कैसे सेम है? मैंने कहा कि अगर आपके पास 1 किलो, इफ़ यू हैव 1 किलोग्राम ऑफ आयरन एंड इफ़ यू हैव 10 किलोग्राम ऑफ आयरन, इन दोनों आयरन्स की हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। हीट कैपेसिटी क्या आती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि वो स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। लेकिन इन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने बोला था सेम होगी। वाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी? बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द सब्सटेंस। सब्सटेंस टू सब्सटेंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी डिफरेंट होती है। तो उसमें मास मैटर नहीं करता? उसमें मास मैटर नहीं करता, यानी आप यूँ समझ लो कि अगर आपके पास 10 ग्राम आयरन है, उस 10 किलोग्राम आयरन है, उस 10 किलोग्राम आयरन में से आप 1 किलोग्राम आयरन का पीस निकाल दो। ठीक है, तो वो जो 1 किलोग्राम आयरन का पीस आप निकाला है आपने, उसका जो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी, वो आपकी फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। तो वो नॉर्मली कांस्टेंट ही होती है क्योंकि आपने मास कांस्टेंट कर दिया इसके अंदर। सही सही सर। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? सर मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कहा था सर, आपने हीट कैपेसिटी दिखा। अच्छा चलो ये देख लो यार, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लो, ये लो मैं पढ़ भी देता हूँ तुम्हारे लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आपके 1 किलोग्राम सब्सटेंस है तो उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको जो भी टेम्परेचर मतलब राइज करते हो, हीट चाहिए होती है, वो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। अगर आपके पास सिंपल में हमने हीट एंड टेम्परेचर में क्यों नहीं पढ़ा? सॉरी, जो हीट कैपेसिटी है ये हमने हीट एंड टेम्परेचर वाले टॉपिक में क्यों नहीं पढ़ा? वो भी तो इस टॉपिक से रिलेटेड ही है। उससे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है ये आपका। ठीक है, वही अभी हम वही सेक्शन में बेसिकली पहले हमने जनरल फिजिक्स पढ़ा था, हम थर्मल फिजिक्स ही रहे, यानी आप थर्मल को भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें से आपका एक जो है ना वो ये सेक्शन आपकी हीट कैपेसिटी है। इसके बाद फिर जो ये किसी बच्चे ने नाम लिया था फ्यूजन वगैरह का, सॉरी लेटेंट हीट वगैरह का, लेटेंट हीट भी हम पढ़ेंगे, तो वो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट आपका चैप्टर में होगा। तो वो लेटेंट हीट आपकी अलग चीज़ है, बट दैट इज नया चैप्टर है। जी नया चैप्टर आपका। ओके सर। और सर आप इसके नोट्स आज भेजेंगे? हाँ सर नोट्स भी भेज रहा हूँ, और ये वीडियो में मैंने रिकॉर्ड हो गई है, मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है सर। ओके सर ये सिंबल के बाद क्या है? सिंबल के बाद फॉर्मूला इसका यार, ये तुम वीडियो देखोगे उसमें तुम्हें सब मिल जाएगा, ये सब मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ बार बार। ठीक है,
ओके अल्लाह हाफिज़। आई थिंक आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सो ओवर एंड आउट।